जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी मास्टर अकादमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ मॉडल सेल 2, जिसमें बिहार दरोगा 67वीं बीपीएससी या सीडीपीओ का प्रैक्टिस से 150 क्वेश्चन के लमसम आपको 400 क्वेश्चन लमसम आपको देखने को मिलेंगे डिस्कशन के साथ दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ डिस्कशन के साथ, लेकिन उसके पहले कि एक मोटिवेशन है जिसमें कहा गया है कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोचो, हर हाल में चलना सीखो। कहा जाता है कि वक्त बदल जाओ वक्त के साथ, यानी समय चल रहा है उसके साथ गतिशील के साथ चलते रहो। समय है उसके साथ चेंज हो जाओ, बदल जाओ। मजबूरी लाख आए लाख जाए, अडग रहना है, अडग रहना है, अटल रहना है, अटल रहना है। तब आपकी जय जयकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपकी जय जयकार हो जाएगा। मैं करके रहूंगा, मैं करके रहूंगा। जब आप पढ़ने के लिए बैठिए तो ये 3 बात याद रखिएगा, 3 बार बोलेगा, मैं करके रहूंगा, मैं करके रहूंगा, मैं करके रहूंगा। तो आप निश्चित सफलता के कदमों की ओर चूक पाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिए, सबसे ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को तक पहुँचाइए, लोगों को लाभ दिलाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। तो आज का मोटिवेशन क्लास यही था। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोचो, हर हाल में चलना सीखो। शुरुआत करते हैं दोस्तों। मॉडल हल प्रश्न आज 2 है। शुरुआत करते हैं। आपको पढ़ा दिया गया है, पहला आपको डिस्कशन करा दिया गया है, उसको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। शुरुआत क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास से लिया गया है। कहा जाता है कि किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों को निशान मिले हैं? किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं? तो याद रखिए दोस्तों, कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से जूते हुए खेतों का निशान मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, कौन जिला? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है, जहां से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। इस पूरा स्थल का खोज सबसे पहले बीबी लाल ने 1953 ईस्वी में किया। बीबी लाल ने 1953 ईस्वी में किया। कहाँ से? कालीबंगा से। धौलावीरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये गुजरात में पड़ता है। नर्तकी यानी कांस्य की मूर्ति का एक नर्तकी मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। लोथल बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे। तीन रत्न त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया और इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, 3 रत्न दिए थे, जैन धर्म के संस्थापक थे, वही 3 रत्न दिए हैं। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। कहा था जैन मूलतः 3 रत्न माने गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को मोक्ष मार्ग की ओर बताया गया, यानी तीनों को उन्होंने मोक्ष यानी मोक्ष प्राप्ति करना है तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र पर अडिग रहना होगा। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान और सम्यक चरित्र का अर्थ होता है सच्चा चरित्र होना चाहिए। नर्तक की कांस्य की मूर्ति की प्राप्ति किस स्थल से हुआ है? तो नर्तक की कांस्य की मूर्ति दोस्तों प्राप्त मोहनजोदड़ो से हुआ। कहां से हुआ? मोहनजोदड़ो से हुआ। मोहनजोदड़ो से नर्तक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुआ, जो अब मोहनजोदड़ो कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। गोदीवारा बंदरगाह लोथल खंभात के खाड़ी के स्थित है।
अभी पढ़े दोस्तों, कालीबंगा जहाँ से जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला है। कहाँ में, कहाँ, राजस्थान। मनके बनाने की कारखाना, लिपस्टिक, ये सब का प्रमाण चनहुद्रों से मिला। फैक्ट्री का प्रमाण कहाँ से मिला, चनहुद्रों से मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल यानी बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी में मिला है। कहाँ, राखी गढ़ी में। कहाँ मिला है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का ही एक सबसे बड़ा स्थल है। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। लेकिन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गोबरीवाला पाकिस्तान में स्थित है। कौन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गोबरीवाला सब क्या है, पाकिस्तान में। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ अभी पढ़े थे, गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात के खंभात के खाड़ी में। कालीबंगा से क्या मिला, जोते हुए खेतों का प्रमाण मिला। जोते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित था। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित है। तो न्यायिक कार्य ऋग्वैदिक काल में तीन सभ्यता माने सभा था, विदत, सभा एवं समितियां। जिसमें सभा जो था दोस्तों, ये न्याय का लोग एकजुट होकर के जो गलत करता था उसको दंड देने का काम करता था। सभा न्याय का कार्य संबंधित सभा, समिति, विदत। ऋग्वैदिक काल में जनतांत्रिक व्यवस्था यानी जनता के द्वारा ही निर्णय किया जाता। अर्थव्यवस्था में सभा एवं समितियों को प्रजापति की दो पुत्रियों को मैंने कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में सभा एवं समिति को प्रजापति का दो पुत्रिया के रूप में उल्लेखित किया गया है। पूछता है दोस्तों, सभा एवं समितिया का दो पुत्रिया के रूप में किसे उल्लेखित किया गया है, तो अर्थवेद में उल्लेखित किया गया। कहाँ, अर्थवेद में सभा एवं समितियों को उल्लेखित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, जिससे अभिधम पिटक करते हैं। सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। बौद्ध धर्म में 3 रत्न था, 3 पिटक था उल्लेख है दोस्तों। बौद्ध धर्म में कितने पिटक का उल्लेख है, 3 पिटक का उल्लेख है, जिसमें विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। कहा जाता है कि अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। किसका, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। इसमें 7 ग्रंथ शामिल है। कौन सा, 7 ग्रंथ शामिल है। धम्म संघनी, धातु कथा, युगल, पंचती, कथा वस्तु, यमक और पट्टान। कथा वस्तु, यमक, पट्टान, युगल, पंची, धम्म संघनी, ये सारे स्थित है इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था, सुंग यून था। कौन, सुंग यून था। सुंग यून चीन यात्री 518 ईस्वी में भारत आया था। कितना, 518 ईस्वी में भारत आया। 3 वर्षों तक भारत में रहा। उसने यात्रा के दौरान विभिन्न स्थलों पर बौद्ध धर्म का स्थापना किया। कितना में आया था सुंग यून, 518 ईस्वी में आया था और भारत के विभिन्न जगहों पर घुमा और बौद्ध धर्म का स्थापना किया। फाहियान भी भारत आया था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसने 6ठी शताब्दी में भारत आया था, दर्शन किया था। सुंग यून है। कौन है, सुंग यून है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। सुंग यून कहा जाता है कि 518 ईस्वी में भारत आया था और 3 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक रहा था। अपनी यात्रा भारत के विभिन्न जगहों पर किया और विभिन्न जगहों पर यात्रा करके उन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना किया। किस धर्म का स्थापना किया, बौद्ध धर्म का स्थापना किया। निम्नलिखित में कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था।
माने दक्षिण भारत में संघर्ष चल रहा था, दक्षिण भारत में संघर्ष चल रहा था, तो इसमें हिस्सा जो नहीं था चोल साम्राज्य नहीं था। कौन सा? चोल नहीं था, प्रतिहार था, राष्ट्रकूट वंश था और पाल था। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, 8वीं शताब्दी की बात है दोस्तों, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां एक जगह हो चुका था। जैसे पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। लगभग 200 वर्षों तक चला। कितना वर्षों तक चला? 200 वर्षों तक चला। इसी को त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया रहा है? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन प्रथम ने। कहा जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है, कौन अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि 170 ईस्वी में गिरनार पर्वत के निकट, किसका? गिरनार पर्वत के निकट रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया था। यह झील चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर भी उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा बनाया गया था। किसका? उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा बनाया गया था। चंद अशोक शिलालेख, भारत में सबसे पहले शुरुआत करने वाले अशोक ही हैं। अशोक ने डायमेकस प्रथम से शिलालेख का शुरुआत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दक्षिण भारत पर 50,000 सेना को लेकर के रौद डाला था। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री जो कौटिल्य थे, बहुत राजनीतिज्ञ थे, विद्वान थे, उनको कौटिल्य विष्णुगुप्त कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, कौन? बिंदुसार था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया? जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको? लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट में प्रारूप लिखने के लिए महात्मा गांधी को सौंपा गया था। किसको? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जवाहरलाल नेहरू जब महात्मा गांधी की गोली लगा था तो उन्होंने कहे थे कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारित होने के राष्ट्र का संप्रदाय के पक्ष में समर्थन रूप लिया था? किसने लिया था? राष्ट्र के पक्ष में समर्थन रूप लिया था। जो भी काम करना है राष्ट्रवाद के लिए करना है, संप्रदायवाद के पक्ष में संप्रदाय लिया था तो डॉक्टर किचलू थे। कौन? डॉक्टर किचलू थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू 1947 ईस्वी में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारित होने पर, जो विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन के रूप में लिया, यानी राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण किया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं कांग्रेस पार्टी से अलग एक पार्टी बना लिए थे। अलग एक पार्टी माने एक पार्टी था उसमें जुड़ गए थे, बनाए नहीं थे।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से इन्होंने जुड़ गया था डॉक्टर किचलू। साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? साराबंदी आंदोलन 1922 ईस्वी में किसकी नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, साराबंदी आंदोलन जो हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। साराबंदी आंदोलन जो शुरुआत हुआ था 1922 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन में किसानों ने कर न देने का निर्णय लिया, कहा कि हम कर नहीं दे सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने वकील का भी भूमिका निभाया और राजनीतिक क्षेत्र में भी भूमिका निभाया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेसी नेता थे। इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय को लाला लाजपत राय को जो डंडा से मार करके एकदम लहूलुहान कर दिया था। सॉरी दोस्तों, मैं भूल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामाजी कृष्ण बर्मन थे। कौन थे? श्यामाजी कृष्ण बर्मन थे। इंडिया हाउस 1905 से 1910 के दौरान लंदन में एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था था। कहने का मतलब वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे, वहाँ के जो थे निवासी इंडियन, इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवाद विचारधारा को प्रभाव डालने के लिए किया गया था। यानी ब्रिटेन में जो भारत के छात्र रहते थे उनमें राष्ट्रवाद का विचारधारा लाने के लिए लंदन में इंडिया हाउस का स्थापना किया गया था। किसने किया था? श्यामाजी कृष्ण बर्मन द्वारा। श्यामाजी कृष्ण बर्मन लॉर्ड कर्जन के इतना अत्याचार कर रहा था लॉर्ड कर्जन ने, उसके विरुद्ध उन्होंने एक पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकाला, एक पत्रिका जिसके माध्यम से यह जिनेवा से प्रकाशित किया था। कहाँ से? जिनेवा से प्रकाशित किया था। जिनेवा से इसलिए प्रकाशित किया था क्योंकि ब्रिटिश लोग इतने अत्याचार कर रहे थे, लॉर्ड कर्जन खास बहुत अत्याचार किया। इसी के विरोध में श्यामाजी कृष्ण बर्मन ने एक पत्रिका निकाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फैरेजी आंदोलन का शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। कौन? हाजी शरियतुल्लाह ने किया है। फैरेजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। हाजी शरियतुल्लाह 1781 से 1840 ईस्वी तक इन्होंने ब्रिटिश भारत के प्रमुख इस्लाम सुधारक थे। फैरेजी आंदोलन का मुख्य यानी मुस्लिम समुदाय या गैर मुस्लिम, यानी कहने का मतलब मुस्लिम समुदाय में इन्होंने ऐसा स्थापित किया था कि गैर इस्लामी प्रथाओं को छोड़ो, अपने धर्म को अपनाओ। फैरेजी आंदोलन अनेक मामलों में हनाफी संप्रदाय से मिलता जुलता है। किससे? हनाफी संप्रदाय से मिलता जुलता है। इनको शिष्य को शागिर्द कहा जाता था। इनके शिष्य को क्या कहा जाता? शागिर्द कहा जाता था। इनके शिष्य को शागिर्द कहा जाता था। इस आंदोलन में शामिल होने वालों को तब्बार मुस्लिम कहा जाता। याद रखिएगा, फैरेजी आंदोलन में जो शामिल मुस्लिम होता था उस मुस्लिम को तब्बार मुस्लिम या मोमिन कहा जाता था। इस आंदोलन का शुरुआत पूर्वी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों से हुआ था, लेकिन बाद में इतनी ज़्यादा हिंसा हो चुका था कि कहा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
दीवाने तन, दीवाने तन कहा गया है। जागीर के वेतन को देखने के लिए उसे कहा गया, जागीर के वेतन को जो देखता उसे दीवाने तन कहा जाता था। और मुस्ताफिद, मुस्ताफिद उसे कहा जाता था राज्य की आय व्यय को घटनाओं के बारे में जानकारी देता था। मुस्ताफिद उसे कहते थे कि राज्य की आय और व्यय को निरीक्षण करता था। मुस्ताफिद उसे कहते थे। मुशरिफ, मुस्लिम कहा जाता था कि कार्यालय को संभालने के लिए जो काम करता था उसे मुशरिफ कहा जाता है। और बकिया निविश जहांगीर के वेतन को देख रेख कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिला लीजिएगा बी नंबर। 1929 से कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में अधिवेशन 1929 में पास हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता के रूप में मनाने की घोषणा का निश्चय किया गया। लाहौर अधिवेशन नेहरू समिति की रिपोर्ट के निरस्त घोषित किया गया। नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन घोषणा की गई। लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस संविधान स्वराज का अर्थ है कि पूर्ण स्वराज होना चाहिए। यह राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य इसी समय निर्धारित किया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य को निर्धारित किया गया। नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता लक्ष्य हमारा। स्वाधीनता मायने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पूर्ण स्वाधीनता होगा। क्या होगा? पूर्ण स्वाधीनता होगा। याद रखिएगा दोस्त, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। इन्होंने भी बहुत आंदोलन में भूमिका निभाए थे। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुमायूं के दरबार में हुआ था। आंसर, भारत में यूरोपीय चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। किसके शासनकाल में? हुमायूं के शासनकाल में। चित्रकला का पूर्ण विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। यानी शुरुआत हुआ हुमायूं के शासनकाल में, लेकिन पूर्ण विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। चित्रकारी सामूहिक प्रयास था। एक से अधिक कलाकार मिलकर किसी चित्र को बनाने का प्रयास करते थे। अकबर के समय की जो चित्रकला था उसका मुख्य दो विषय था। दरबार के प्रतिदिन जितना भी घटना होता था, छवि चित्रण उसका किया जाता था, यानी उसका चित्रण किया जाता था। अकबर के समय में मुगल चित्रकला पर भारतीय गहरा प्रभाव पड़ा और यूरोपीय चित्रकारी का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ नमूने पुर्तगाली के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुंच गया। मुगल के दरबार से अकबर के दरबार में पहुंच गया। दृश्य आगे दिखने वाला वस्तु को छोटे बनाने कला को ग्रहण किया गया। यानी बहुत से ऐसे दृश्य जो छोटा बड़ा उसको क्या कर दिया? ग्रहण करने का काम कर दिया। कौन? अकबर के दरबार के लोग, चित्रकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राजों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राजाओं, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ये थे जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के मुखर समर्थक थे। उनका कहना था कि ऐसे भारत का निर्माण होना चाहिए जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। क्या हो? समान अधिकार प्राप्त हो। राजसत्ता में उनका कोई लालच नहीं था। वो राजा राजाओं को मेरी मान्यता के अनुसार क्या है? शून्य है। वे प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, इसलिए उनका योगदान
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अतुलनीय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अठारह में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में नियुक्त हुआ था उनको, लेकिन 1857 के महाविद्रोह में बहुत भूमिका उन्होंने निभाया। 1858 में एक संधि के नियम पारित हो गया कि कंपनी का शासन ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले लिया। कब? 1858 में अपने हाथ में ले लिया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर 1858 में गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया। क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। वायसराय के पद पर कैनिंग ने 1862 तक रहा। कब तक रहा? 1856 में उन्होंने शुरुआत किया था और 1862 तक रहा। कैनिंग न्याय एवं इंडियन हाई कोर्ट की शुरुआत किया था, यानी न्याय व्यवस्था सुधारने के लिए 1861 में उन्होंने कलकत्ता मद्रास और बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना किया। कब? 1861 ईस्वी में। कौन? लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है, किताब-उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कि अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। कहा जाता किताब-उल हिंद तहकीक हिंद की रचना अरबी भाषा में लिखा, यानी किताब-उल हिंद अर्थात तहकीक हिंद की रचना किस भाषा में? अरबी भाषा में। अलबरूनी द्वारा की गया। किसके द्वारा? अलबरूनी द्वारा। अलबरूनी के अबू रिहान के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। किसके नाम से? अबू रिहान के नाम से जाना जाता है। भाषा सरल और स्पष्ट था, जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक प्रथाओं पर, मूर्तिकला, कानून, मापन, विज्ञापन आदि विषयों पर उन्होंने अलबरूनी फारसी में चर्च किया। लेखक, वैज्ञानिक और धर्मज्ञ विचारक प्रवृत्ति के था। कौन? अलबरूनी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह पर था जिसके तहत किसान स्वयं भूमि को मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, उसे कहते हैं रैयतवारी व्यवस्था। क्या कहते हैं? रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था किसानों को स्वयं भूमि का मालिक होता था, सरकार भू राजस्व को भुगतान के लिए जिम्मेदार होता था। यह व्यवस्था प्रारंभ में 1792 इसमें कर्नल रीड ने क्या शुरुआत किया था? सबसे पहले कर्नल रीड 1792 ईस्वी में बारामहल जिले में शुरुआत किया था, पहली बार लागू किया गया था। इन्होंने मुनरो कट्टर समर्थक 1820 के भू राजस्व सुचारू को व्यवस्थित किया था। मुनरो ने रैयतवारी व्यवस्था को लागू कर दिया। थॉमस मुनरो ने रैयतवारी व्यवस्था को क्या कर दिया? लागू कर दिया। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पश्चिम बंगाल, असम, कुर्गा में लागू हुआ। लगभग 51% भूमि पर यह रैयतवारी व्यवस्था लागू हुआ। कितना भूमि पर? 51% भूमि भाग पर रैयतवारी व्यवस्था लागू हुआ। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे हैं मुकदमे के पक्ष में निम्नलिखित में किसने वकालत किए थे? आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में किसने वकालत किया था? कहा जाता है दोस्तों 1935 में ब्रिटिश सरकार ने INA सैनिक एवं अधिकारियों पर लाल किले के मुकदमा चलाया था। ब्रिटिश सरकार ने INA के सैनिक एवं अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाने का काम किया। इसमें अभियुक्त में शाहनवाज खान,
प्रेम सहगल, कर्नल ढिल्लो बनाया गया। बचाने के लिए भारत के वकील नामी थे। कौन थे? वकील नामी थे, जिनका नाम था भूलाभाई देसाई। काम नाम था भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश अरुणा सफल्ली, जवाहरलाल नेहरू आदि प्रमुख थे। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा सर टीबी सप्रू। सर टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेरशाह सूरी कब्र यहाँ पर है। मैंने शेरशाह सूरी का कब्र कहाँ है? तो सासाराम में। कहाँ? सासाराम में शेरशाह सूरी का कब्र है। शेरशाह ने सासाराम से ही जागीर प्रथा की शुरुआत किया था। शेरशाह ने जागीर प्रथा की शुरुआत कहाँ से किया? सासाराम से ही किया था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, मराठा प्रशासक में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था। मराठा प्रशासक में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। मिलाने का है क्वेश्चन दोस्तों। काहे हो रहा है? आधा घंटा हो गया क्वेश्चन है वाला। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आंसर हो जाएगा देवगढ़ शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसका? देवगढ़ शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। देवगढ़ शिव मंदिर का निर्माण पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है दोस्तों। क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। महुआंडर अभयारण्य भारत झारखंड के किस जिले में? महुआंडर अभयारण्य झारखंड के किस जिले में? तो लातेहार जिला में। किस जिला में? लातेहार जिला में। जो 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है दोस्तों, यह भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? महुआंडर अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? भेड़िया के लिए। खरगोश, नेवला, चूहे, गिलहरी, छोटे हिरन भी पाए जाते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? द इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक एम.के. गांधी यानी महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में प्रारंभ किया था। यह प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। इसके प्रथम जो संपादक थे मनसुखलाल नजर थे मनसुखलाल थे, जो नटाल कांग्रेस के महासचिव रह चुके थे। किसके? नटाल कांग्रेस का वे सचिव रह चुके थे। पत्रिका हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता है दोस्तों। चालुक्य शासन पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 618 ईस्वी में। पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा कहा जाता था। पुलकेशिन ने द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। हर्ष पराजय हो गया। हर्षवर्धन क्या हो गया? पराजय हो गया। एहोल अभिलेख से यह पता चलता है कि यह युद्ध 634 ईस्वी के आसपास हुआ था। लेकिन 2016 में एक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ता ने एक ताम्र पत्र के आधार पर उन्होंने इस युद्ध की तिथि 618 बताया। क्या बताया? 618 बताया।
चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों सदरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा। किसके द्वारा? सदरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा किया गया था। चुंबकीय दिशा सूचक भारतीय महासागरों में प्रयोग प्रारंभिक रचना 1232 से 33 ईस्वी के आसपास में सदरुद्दीन मोहम्मद ने किया था। पुस्तक जवामी उल हिदायत में इसका चर्च किया गया। कौन सा पुस्तक? जवामी उल हिदायत में इसका चर्च किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रथम वास्तविक मेहराब किसके संतुलन कालीन दृष्टांत है? यानी मेहराब जो है किसके संतुलन काल में शुरुआत किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बलबन के काल में। किसके काल में? बलबन के काल में मेहराब को शुरुआत किया गया था। मेहराब वास्तविक रूप से दिखाई पड़ता है किसके काल में? बलबन के मकबरा के किला एक रात कोहना में, किला जो रात पिथौरा में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता। कहाँ? रात पिथौरा एक जगह है। मकबरे के जो कक्ष है वर्गाकार है। क्या है? वर्गाकार है। अल्लाही दरवाजा का कौन निर्माण किए थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। क्या किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो अति कट्टरपंथी नक्शबंदी से संबंधित है। किससे? नक्शबंदी से। इसकी शाखा का स्थापना 14वीं शताब्दी में सूफी संप्रदाय लोग किए थे। बहाउद्दीन नक्शबंदी ने किया था। नक्शबंदी एक प्रकार का सूफी संप्रदाय था। सूफियों ने कुरान को पर सबसे ज्यादा बल दिया। किस पर? कुरान पर सबसे ज्यादा बल दिया। अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता? तो याद रखिएगा दोस्तों ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता। किसमें? ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता। ग्रेनाइट चट्टान जीवाश्म नहीं पाया जाता। यह आग्नेय चट्टान का क्या है? एक प्रकार का रूप है। क्या है? एक प्रकार का रूप है। मानव में कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव में कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होता है? सॉरी दोस्तों, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से प्रभावित होता है? मानव में नहीं, मानव की कौन सी क्रिया? तो कृषि आंसर उसका हो जाएगा। क्या जाएगा? कृषि जलवायु में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। खनन, मत्स्य एवं जलवायु बहुत कम होता है सब, यानी कृषि सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों? तो शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? शुष्क क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों से अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? मैंने कौन सा कृषि क्षेत्र में छोटे से क्षेत्रों में अधिक मानव बल का, मानव परिश्रम का सबसे ज़्यादा, या मानव मजदूर लोगों का सबसे ज़्यादा आवश्यकता है? तो प्राच्य खेती बोला जाता है उसको, परिश्रम करने वाला खेती। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं का नया प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। क्या पड़ता है? जाड़े का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। कौन सा सही है? सुमेलित है। फुलानी कहाँ पड़ता है? पश्चिम अफ्रीका में। फुलानी कहाँ पड़ता है? पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है। मसाई पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है।
नुबा सूडान में पड़ता है, और बद्दू सहारा में नहीं पड़ता है, ये अरब प्रदेश में पड़ता है बद्दू। कहाँ? अरब प्रदेश में। ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में उच्च भाग की ओर जाता है, इसे कहते हैं क्या? माने ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में निम्न से यानी नीचे से उच्च भाग की ओर जाता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऋतु प्रवास। उसे क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 दिसंबर को होता है। कब होता है? 21 दिसंबर को होता है। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दूरसंचार प्रणाली के लिए आयन मंडल प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रथम कपास मिल उद्योग का स्थापना किस शहर में किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले कपास मिल का स्थापना कलकत्ता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले दोस्तों 1818 में कलकत्ता के समीप किया गया था। फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुआ था। कहाँ? किंतु यह असफल रहा। आधुनिक खेती वस्त्र कारखाना 1854 ईस्वी में कहाँ बना? मुंबई में मिला, यानी मुंबई में खोला गया। जिस कंपनी का नाम था बीबिंग कंपनी के नाम से जाना जाता, जैसे पारसी उद्योगपति थे। कौन थे? पारसी उद्योगपति थे, उनके द्वारा स्थापित किया है। कारवस्सजी डाबर के द्वारा स्थापित किया है। कौन सा? पारसी उद्योगपति कारवस्सजी उद्योग के द्वारा स्थापित किया गया, मैंने उन्हीं का नाम था कारवस्सजी डाबर। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दंडकारण्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ? पूर्वी भाग में स्थित है। उच्चवाच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो उच्चवाच दिखाने के लिए सबसे सही तरीका है समोच्च रेखा। उच्चवाच दिखाने के लिए सबसे सही तरीका समोच्च रेखा। कौन सा रेखा? समोच्च रेखा। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होता है? तो सुनामी की उत्पत्ति होता है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाला कंपन, समुद्र के भीतर होने वाला कंपन से, भूकंप से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र कला मथुरा कला में किस चट्टान का प्रयोग किया गया था? तो मथुरा कला में बालू पत्थर का प्रयोग किया गया, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। कहा जाता है कि गंधार शैली और मथुरा शैली का विकसित कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। यानी गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मथुरा शैली लाल बलुआ पत्थर का बना होता था, लेकिन जबकि गंधार शैली काला पत्थर का प्रयोग किया गया था। किसका? काला पत्थर का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिलाने वाला, सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का सहायक नदी कौन सा नदी है? भीम नदी है। कृष्ण भीम को सहायता किए थे। कृष्णा की सहायक नदी कौन सा है? भीमा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी। कौन सा? तीस्ता। और गोदावरी का सहायक नदी कौन सा है? इंद्रावती। और यमुना का सहायक नदी चंबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ते है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। मणिकर्ण बिजली संयंत्र कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अधोलिखित उच्चवाच आकृतियों को ध्यान दीजिए, यानी लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम के अनुसार आपको सरियाना है। तो सबसे पहले है दोस्तों धौलाधर पर्वत श्रृंखला। कौन सा? धौलाधर पर्वत श्रृंखला। उसके बाद जास्कर पर्वत है। उसके बाद कौन सा? जास्कर है।
उसके बाद लद्दाख है और काराकोरम है, यानी 2134 2134 ए नंबर। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा अच्छा गैस माने हीलियम भी ब्रह्मांड में गैस पाया जाता है। अधोलिखित कौन सी सजोरा सही है? थारू जनजाति, भूटिया जनजाति, मुंडा जनजाति, कोल जनजाति। माने कौन जोड़ा सही है? थारू जनजाति उत्तराखंड में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ? उत्तराखंड में पाया जाता है। भूटिया जनजाति भी उत्तराखंड में पाया जाता है, लेकिन यहाँ दिल्ली कौन सा? उत्तर प्रदेश है। मुंडा जनजाति बिहार नहीं झारखंड में पाया जाता है। कोल जनजाति राजस्थान में नहीं पाया जाता है। कोल जनजाति पाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। संयुक्त राज्य अमेरिका का बृहद झील यानी बढ़ते क्रम में झील पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा झील है दोस्तों ओंटेरिया, उसके बाद ईरी, उससे छोटा, उसके बाद ह्यूरॉन, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद सुपीरियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक के बने रहिएगा। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये चलता है दोस्तों हैलिफैक्स एवं वैंकूवर के बीच में। किसके बीच? हैलिफैक्स एवं वैंकूवर के बीच में चलता है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? हैलिफैक्स एवं वैंकूवर के बीच चलता है। मिलाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। गल्फ स्ट्रीम तो जान लीजिए गर्म जलधारा होगा। गल्फ स्ट्रीम तो जान लीजिए गल्फ गर्म जलधारा होगा। पश्चिम वायु प्रवाह तो याद रखिएगा पश्चिम वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र से ऊपर से पूरब की ओर चलने वाला ये है। पेरू धारा, जो पेरू धारा है दोस्तों, ये पेरू धारा प्रशांत महासागर यानी प्रशांत महासागर में चलता है। और पश्चिमी धारा ये चलता है हिंद महासागर में। किसमें? ये हिंद महासागर में चलता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मिला लीजिएगा ए नंबर। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। आसवान बांध उच्च बांध स्थित है। आसवान बांध कहाँ स्थित है? तो मिस्र में स्थित है, नील नदी पर बनाया गया है। रोबस्टा एक प्रकार का क्या है? अफ्रीका में उत्पन्न होती है। तो रोबस्टा एक प्रकार का कॉफी है। क्या है? रोबस्टा एक प्रकार का कॉफी है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है। छोटानागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो छोटानागपुर में जो फुसफुस बलुआ मिट्टी है दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। दामोदर घाटी निगम का स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? संसद के एक कानून के द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं। तो नए राज्य का प्रवेश। किसका? नए राज्य का प्रवेश संभव नहीं है।
निम्न में कौन सा पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होता है? तो संसद के माने कौन सा पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होता है? तो याद रखेगा, यह है अध्यक्ष एवं लोक सेवा आयोग। क्या है? अध्यक्ष एवं लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अनुच्छेद कितना? 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति को ऐसे आदेश से उसके हटाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति की सलाह से उसको हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने पर न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच प्रक्रिया के बाद प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया जा सकता है। जबकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की संसद की भूमिका होती है। यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, याद रखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की संसद का भूमिका होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। डी हो जाएगा आंसर इसका। गलत है आंसर। अरे पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निहित होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 243 के टैग के अनुसार पंचायती एवं नगर पालिका पंचायतों के लिए नामावली तैयार करना होता है। कितना? अनुच्छेद 243 के टैग के अनुसार संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होता है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसका निर्मित होगा। निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है, पढ़िएगा ध्यान से दोस्तों। परीक्षा में निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वित्त आयोग 280 अनुच्छेद, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 के काम, संघ लोक सेवा आयोग 315, अंतर्राज्यीय है परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद 163 में नहीं है दोस्तों। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में, कितना है? 263 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? मैंने संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो वर्णन करता है अनुच्छेद 380 है। कितना? अनुच्छेद 380। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के द्वारा मैंने लागू किया गया था। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसका शुरुआत किया गया। 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा यह पारित किया गया कि भ्रष्टाचार अब भारत में नहीं होगा। लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के लिए संथानम समिति में 1962-65 के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पर? संथानम समिति के सिफारिश पर 1962-65 में गठन किया गया था। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। यह एक क्या है? संवैधानिक संस्था न है। लेकिन 2003 में संसद द्वारा यह पारित कर दिया गया था कि यह एक संवैधानिक इसे दर्जा दिया जाए। 2003 में पारित कर दिया गया, इसे संविधान में दर्जा दिया जाए। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का द्वारा, मैंने कहे का मतलब 280 में वित्त आयोग का वर्णित है। 268 में संघ राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किए जाने वाले शुल्क वर्णन किया गया है। और 276 में दोस्तों व्यापारियों और आजीविकों पर संबंधित चर्च किया गया। किस पर?
व्यापारियों और आजीविकों पर इसका चर्च किया गया 276 में। निम्नलिखित में कौन सा विकेंद्रीकरण का वैश्य नहीं है? तो स्थानीय समुदाय और आत्मविश्वास का नहीं जगाना। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास का कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955। कहा जाता है कि अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने में तथा अस्पृश्यता को संबंधित मामले में कारण उत्पन्न किसी प्रकार का दंडित करने का उद्देश्य प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 के रूप में आर्थिक प्रावधान किया गया था, यानी दंड का प्रावधान किया गया था। यह कानून ब्रिटिश शासनकाल संविधान के विकास से संबंधित नहीं है, यानी ब्रिटिश के समय में इसका कोई लेना देना नहीं था। बाद में 1955 में इसको क्या कर गया, बनाया गया कि कोई छुआछूत अगर मानता है उस पर केस ठोका जाए। अभी अनुच्छेद 17 में वर्णित है। संविधान संशोधन 86वां 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 45 में उल्लेखित है। कितना में? 86वां संविधान संशोधन 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को शिक्षा के मूल अधिकार में जोड़ा गया। कितना अनुच्छेद? 45 के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का दिया गया। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का वर्णन किया गया। किसमें? भारत का महान्यायवादी का वर्णन किया 76 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था 51 में। भारत का प्रतिरक्षा अध्यादेश कब जारी किया गया था? भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश कब जारी किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1962 को, जिस वक्त चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था क्योंकि 20 अक्टूबर 1962 चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उस समय डॉक्टर राधाकृष्ण दूसरे राष्ट्रपति बन चुके थे। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण दूसरे राष्ट्रपति बन चुके थे। भारत सरकार द्वारा गौरव ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष संस्थापित किया गया था? भारत सरकार ने ध्यानचंद पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2002 में स्थापित किया। किसका? 2002 में स्थापित किया। ध्यानचंद पुरस्कार भारत सरकार गौरवशाली पुरस्कार के नाम से इसे घोषित किया। जीवन भर कार्य करने के उपलब्धियों में इसे खिलाड़ियों को दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार का नाम भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्थित है। इस खेल एवं युवा को 2002 में 2002 से 21 का प्रतिवर्ष दिया जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्र आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग अलग निकायों में बांटा गया है? तो 89वां संविधान संशोधन। कब? 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 2 अलग अलग निकायों में बांटा गया है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। यानी 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति माने 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का गठन का किया गया है। मूल भारतीय संविधान के कितने भाग और अनुच्छेद हैं? तो मूल भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची था।
भारत में राजनीतिक दलों को दल बदल की बुराई किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा पारित किया गया? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया। कब? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में, कौन सा? 10वीं अनुसूची में अंतर्गत अधिनियम लाया गया। भारत के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? केंद्र और राज्यों के बीच क्या किया जाता है? वितरित किया जाता है। तो इसका आंसर जो होता है दोस्तों 270, अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 270 में कहा गया कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर लगने वाला कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है। क्या? कितना अनुच्छेद? 270। लेकिन केंद्र और राज्य के बीच क्या किया जाता है? वितरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे राष्ट्रीय गीत के संक्षिप्त रूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए किए जाने वाला समय कितना लगता है? तो 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 20 सेकंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय गान मूल रूप से 5 पद में। कितना? भारत का राष्ट्रीय गान कितने पद में? 5 पद में। राष्ट्रीय गान के रूप इसका मात्र प्रथम पद 13 पंक्तियां ही। प्रथम पद में कितना पंक्तियां? 13 पंक्तियां ही मान्य है। 13 पंक्तियां को माना गया है। गाने का कुल समय कितना है? 52 सेकंड निर्धारित किया गया है। लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान धुन संक्षिप्त रूप में बजाया जाता है। इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां होती है जिसमें 20 सेकंड होता है। यानी प्रथम पंक्तियां और अंतिम पंक्तियां को बजाया जाता है जिसमें कितना होता है? 20 सेकंड का होता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आज रखिएगा दोस्तों, न्यूयॉर्क वर्ल्ड प्रकाशन जोसेफ पुलित्जर ने 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय पुलित्जर पुरस्कार का प्रदान किया गया था। कौन विश्वविद्यालय? कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार के प्रदान किया गया है। किस आयोग ने अस्थायी राज्य परिषद को अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाना जाता है? मान किस आयोग ने अस्थायी राज्य परिषद को अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जाना जाता है? तो जाना जाता है सरकारी आयोग को। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? घेराव अफसर अपना कर्तव्य के निभाते हुए। चीन का समाचार एजेंसी का क्या नाम है दोस्तों? तो 72 रिकॉर्ड हो रहा है। चीन का समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन का समाचार एजेंसी का नाम है दोस्तों न्यू चाइना रिपोर्ट। कौन सा? सॉरी दोस्तों, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। कौन सा? न्यू चाइना और न्यू एजेंसी। चीन का जो समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। लेकिन भारत का समाचार एजेंसियाँ पीटीआई हिंदी में है, पीटीआई, यूएनआई हिंदी में, समाचार भारती, इंडियन न्यूज सर्विस, आईएनए इत्यादि है। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट का समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए? यानी दूसरे राज्य से क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए। तो ये है, इनका आंसर होगा न्यायाधीश HR खन्ना ने किया है। कौन? क्या? HR खन्ना ने किया है। उन्हें प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए, HR खन्ना ने कहे हैं। अब समान विज्ञान से क्वेश्चन है दोस्तों,
चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। किसके द्वारा? चूने का पानी CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। चूने का पानी प्रभावित होता तो दूधिया हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपघटन कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाता है। किस में हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाता है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घोल का pH मान 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता कितना क्या होता है? तो 1000 गुना कम होता है। क्या होता है? 1000 गुना कम हो जाता है। रेत और नेप्थलीन का मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऊर्ध्वपातन, जिसे सबिलिमेशन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितना है? तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या है 12 एवं 3 है। कितना? 12 गो सिग्मा है, 3 पाई बंधन है। यदि हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसमें उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? तो हवा का तापमान बढ़ जाता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन कौन है? CONH2, CuNH2। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों CHNO। निम्नलिखित कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक पारा है। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। लेकिन जल का सूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन सल्फाइड, जिससे हरे तांबे वगैरह लोहे पर हरा परत के रूप में जम जाता है, उससे हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है। 89 नंबर है, जिसको मिलान करिएगा। सोडियम, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चांदी विद्युत का असत सुचालक है। सीसा ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों C नंबर। तो निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो कृत्रिम पदार्थ नहीं है फाइब्राइन। कौन सा? फाइब्राइन नहीं है। कौन सा नहीं है? कृत्रिम पर फाइब्राइन नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीग्राफ का आविष्कारक सैमुअल मोर्स ने किया था। कौन किया था? सैमुअल मोर्स ने किया था। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो अंटार्कटिका पर स्थित है। कितना? अंटार्कटिका पर स्थित है। अंटार्कटिका भारत का प्रथम शोध केंद्र था। अंटार्कटिका में भारत का प्रथम शोध केंद्र था, दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। की स्थापना 1983 में की गई थी। कब किया गया था? 1983 में। दूसरा शोध केंद्र मैत्री 1988 और 89 में किया गया। तीसरा शोध केंद्र भारती 2012 में किया गया। तीसरा शोध केंद्र कब किया गया? 2012 में किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो आयोडीन रहता है। कौन सा रहता है? आयोडीन रहता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होना क्योंकि यह थायराइड ग्रंथियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है? तो धूलकण की वजह से होता है। निम्नलिखित उपस्थितियों के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। यही हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S।
मनुष्य के शरीर के समान तापमान कितना होता है दोस्तों? मनुष्य के शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित प्रभावित होता है। तो ये होता है खून से प्रभावित होता है। एंजाइम है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है दोस्तों। अणु एवं जीवों में किण्वन संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त पदार्थ किण्वन प्रक्रिया के द्वारा संपादित होता है। एंजाइम कहलाता है, यानी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा जो संपादित होता है उसे एंजाइम कहता है। एंजाइम प्रत्येक जीवित प्राणी की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। एंजाइम जो होता है प्रत्येक जीवित प्राणी की कोशिकाओं में उपस्थित होता है दोस्तों। जीवित शरीर में होने वाले विभिन्न अभिक्रियाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंजाइम को जीव रासायनिक उर्वरक भी कहा जाता है, यानी एंजाइम को जीव रासायनिक का उर्वरक भी कहा जाता है। ये प्रोटीन के समान संकीर्ण पदार्थ होता है और ये संपर्क में उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का रूप में भी कार्य करता है। यह उच्च कार्बनिक पदार्थों को सरलतम कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करता है, यानी उच्च कार्बनिक पदार्थों को सरलतम पदार्थों में अपघटित कर उत्प्रेरित करता है। एंजाइम कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो सफल क्लोन जंतु जो था दोस्तों ये भेड़ था। 1996 में स्कॉटलैंड में सबसे पहले सफल क्लोन भेड़ को बनाया गया जिसका नाम डॉली था। क्या था? डॉली। इस क्लोन को 2003 में इसकी मृत्यु हो गया। 2003 में इसको क्या हो गया? मृत्यु हो गया। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के एक वर्ष में चली गई दूरी जो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। दूरी मापने में सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो मूंगफली सबसे अच्छा स्रोत है। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जे बर्जीलियस ने 1938 में दिया था। कौन दिया था? बर्जीलियस ने 1938 में दिया था। प्रोटीन अत्यंत नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। पूछता है प्रोटीन कैसा है? अत्यंत नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी रचना में लगभग 20 अमीनो अम्ल के भिन्न भिन्न सहयोग से बनता है। प्रोटीन में कितने अम्ल बनते हैं? 20 अमीनो अम्ल। कितना? 20 अमीनो अम्ल भिन्न भिन्न सहयोग से बनता है। ये अमीनो अम्ल शरीर के उचित पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन मानव शरीर को कंकाल एवं संरचनात्मक पदार्थ ही नहीं वरना अन्य पदार्थों को भी संपन्न करता है, यानी कंकाल को, संरचनात्मक को, उसके साथ साथ अन्य प्रकार के कार्यों में इसका संपन्न होता है। मनुष्य के शरीर में 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। मनुष्य का शरीर कितना परसेंट भाग प्रोटीन का होता है? 15%। दूध, अंडा, मूली, बादाम, सोयाबीन, मांस, मछली में पाया जाता है। एक शुष्क सेल के निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट का तरह इस्तेमाल होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को। किसका? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का इसका इस्तेमाल होता है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो प्रयोग किया जाता है इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड तथा कार्बन का मिश्रण होता है। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो किसी पिंड का अधिकतम भार वायु में होता है। कहाँ होता है? वायु में।
डॉक्टरों द्वारा रोगी को व्यक्ति को पेट को आंतरिक परीक्षण हेतु अंतर्दर्शी एंडोस्कोप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन निर्भर करता है। पेट की या शरीर के आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही निर्भर करता है। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। निम्नलिखित में किसके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। कितना? 1.5 × 10⁻11 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जन करता है गामा किरण। कोबाल्ट 60 आमतौर पर किरणों को उत्सर्जन करता है या इसका उपयोग आमतौर पर चिकित्सक में किया जाता है। किसमें? चिकित्सक में किया जाता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि इसका सही उत्तर है झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, झील के तली पर जल नहीं जमता है। झील का जल ऊपरी भाग में जम जाता है लेकिन निचले तल में जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिर पाता है। माने नीचे ऊपर का भाग गिर जाता है, नीचे का भाग 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं गिर पाता है, जिससे मछली जलीय जीव आसानी से जिंदा रहता है। मछली जलीय जीव आसानी से क्या करता है? जिंदा रहता है। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेशन में होता है। किसमें? रेफ्रिजरेशन में होता है। अब अर्थव्यवस्था कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है तो रोजगार का सृजन। क्या है? रोजगार का सृजन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का उत्पादन किससे है? मछली उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से है। मानव पूंजी को बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसर नहीं करता है तो यह है बेरोजगारी की वृद्धि। निम्नलिखित में राज्यों में किस राज्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना से प्रारंभ किया है? तो ये गुजरात सरकार है। कौन सा? गुजरात सरकार है। सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। किसके जन्म दिवस पर? जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर। इससे आगे बढ़ते हुए गुजरात के राज्य विधेयक ने आदर्श ग्राम योजना शुरुआत किया है। कौन? क्या? आदर्श ग्राम योजना शुरुआत किया है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो बहुफसलीय योजना। कौन सा? बहुफसलीय। भारत में जमींदारों का एस्थेटिक नहीं बैठता था। बहुफसलीय योजना छोड़कर काश्तकारी सुधार जमींदारी पर था। भूमि जोतों को अधिकतम सीमा का निर्धारण भूमि का नहीं हो पाया था। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है? ग्रामीण रोजगार SKS22। ग्रामीण रोजगार SKS22 ये नहीं है। औद्योगिक वित्त कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? पढ़िएगा, मिस्टेक हो जाता है। औद्योगिक वित्त सिडबी,
सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, ग्रामीण साख नाबार्ड, लेकिन ग्रामीण रोजगार SJSY नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा स्वयं सहायता समूह HHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? तो नाबार्ड नहीं करता। कौन सा नाबार्ड नहीं करता है? नाबार्ड नहीं। कृषि शाखा से संबंधित दिए जाने वाले ऋण सहायता 12 जुलाई 1982 को अधिकतम 12 जुलाई 1982 को एक अधिनियम के तहत कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड का स्थापना हुआ। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना होता। यह बैंक कृषि अभिवृद्धि, लघु कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग, ग्रामीण कलाओं तथा गांव में चलने वाली अन्य संबंधित गतिविधियों को ऋण की व्यवस्था का एक सर्वोच्च संस्था है। कौन? नाबार्ड। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनश्री बीमा योजना 2000 में शुरू हुआ था दोस्तों। जनश्री बीमा योजना 2000 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय बीमा योजना 2005 में शुरू हुआ था। MG नरेगा 2003 नहीं 2005 हुआ था ये। MG नरेगा कितना? 2003। महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी नरेगा 2005 में शुरू था। आम आदमी बीमा योजना 2007 में शुरू हुआ था। तो आंसर इसका हो जाएगा C नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। हरित क्रांति नई कृषि व्यूहरचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। तो 7वें के दशक के दौरान प्रारंभ हुआ था। कब? 7वें के दशक के दौरान। भारत में हरित क्रांति की प्रारंभ 1966 ईस्वी में माना जाता है। भारत में इस क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक M.A. स्वामीनाथन थे, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री सुब्रमण्यम को भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो याद रखिए कृषि। कृषि है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रमुख लक्षण है। निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं था? तो तिलहन नहीं है, गेहूं है ये, चावल दाल है ये, तिलहन नहीं है। निम्नलिखित में आयु में समूह में कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने का योग है? तो 6 से 15 वर्ष तक, सॉरी दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के सर्व शिक्षा अभियान का है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का एक हिस्सा है तो भारत निर्माण है। क्या है? भारत निर्माण है। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2005 में शुरुआत किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य था ग्रामीण लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा, विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार एवं निर्धन आवास का निर्माण इसमें शामिल था। अब आते हैं मैथ दोस्तों। कहा जाता है कि यदि √256 भागा डिवाइडेड √x बराबर 2 है, तो इसका क्या करेंगे हम? √256 बटा भागा डिवाइडेड बराबर 2, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 256 बटा x बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो तिरछे गुना कर देंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 256 भागा 4, यानी x बराबर निकालेंगे तब
तो काटेंगे तो आएगा 64 आंसर। कितना आएगा? 64। अगला क्वेश्चन दो दोस्तों, ए तथा बी की आयु का अनुपात इतना है, यानी ए और बी की आयु का अनुपात 6:5। उनकी आयु का योग, योग मतलब जोड़, योग का जोड़ कितना? 44 वर्ष है। यहाँ तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या था? दोनों को आयु निकालना है, तो दोनों को निकाल देते हैं। पहले ए का निकाल देते हैं, 6 से गुना करेंगे तो 11 × 44, आप प्लस 8 वर्ष बाद करेंगे तो 24 8 32। फिर दूसरा का निकालते हैं, 44/11 गुने 5 अब प्लस 8, तो 11 × 44, 5 × 20 8 28, यानी 8 × 32 और 7 × 28, 8:7। 6 16 9 13 12, 1 से 22 का निकालना है दोस्तों। तो 6 16 9 13 12, याद रखिएगा 6 और 3 9 और 9 3 12 है ना। अब 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। ये 16 घटा रहा है दोस्तों, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 घटा रहा है ना, तो 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? इसको निकाल लीजिएगा। इसका आंसर है, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 15 और 7 है, निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। निम्नलिखित अंकों को लेकर इनमें से कितने 2 अंकों वाले संयोजन बन सकते हैं जिनमें प्रत्येक अंक में 8 अंक का शामिल हो, यानी प्रत्येक अंक में 8 अंक शामिल हो। तो जैसे मान लें कि 8 और 5 लिख रहे हैं, तो 5 8 में भी बना रहे हैं, 2 8 में भी बना रहे हैं, 7 8 में भी बना रहे हैं, 1 8 में भी बना रहे हैं, 6 8 में बना रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। उसके बाद इसी तरह से आप बनाइएगा। फिर हो जाएगा 8 5 हो ही गया, 5 8 हो ही गया, 8 7 हो ही गया, 8 7 1 हो जाएगा, फिर 8 2 हो जाएगा। इसी तरह से आपको कुल टोटल अंक हो जाएगा, टोटल अंकों की संख्या हो जाएगा 11। राम अपनी यात्रा को 9 बजे दिन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभ की, यानी 9 बजे वो जाता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। हमीद उसी स्थान से 9:30 बजे यात्रा प्रारंभ करता है, यानी 9:30 बजे के आसपास में जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये 2 घंटा में, यानी ये 9 बजे जाता है तो 1 घंटा में कितना? 8 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 8 दूनी 16 किलोमीटर। और ये चलेगा 2 घंटा में कितना चलेगा? 10 दूनी 20 किलोमीटर। यानी देवरिया 2.5 घंटा बढ़ रहा है, 16 4 8 के हिसाब से, तो आधा घंटा और जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 घंटा इसमें जोड़ते हैं तो 11:30 बजेगा। कितना? 11:30 बजेगा, 2 घंटा, यानी एक चल रहा है 16 किलोमीटर और एक चल रहा है 20 किलोमीटर, 2 घंटा का अंतराल में। लेकिन आधा घंटा चल रहा है ना, आधा घंटा बीच में ले रहा है ना। 8 दूनी 16 प्लस 4, तो यानी 2 घंटा, फिर आधा घंटा ये हुआ, तो 2.5 घंटा इसमें जोड़ेंगे 11:30 होगा। एक कार्य को 12 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, ए बी सी मिलकर 5 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में? 5 दिन में करता है। तो सी अकेला कह रहा है, तो क्या करिएगा? तीनों को निकाल लीजिएगा लघुत्तम दोस्तों, तो तीनों का लघुत्तम 60 होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन है? तीनों कर रहा है, 5 है, तो 12 5 60, 12, 5 से भागा देंगे, तीनों का ही है हो गया। अब तीनों में क्या करेंगे? ए और बी को घटाएंगे, तो 12 5 60, अतः 6 का 60, यानी 6 5 11 हुआ,
यानी 60/1 यानी 60 दिन। सी आंसर। इसको क्या करिएगा, छोटी छोटी से कौन सी संख्या घटाई जाए, प्रथम दोनों का अनुपात शेष दोनों का अनुपात के बराबर हो। तो आपको कुछ नहीं करना है इसका, बस सिर्फ क्या करना है, इसमें क्या करना है कि 14 - x बटा 17 - x बराबर 34 - x बटा 42 - x। इसको तिरछे तिरछे गुना कर दीजिएगा, और तिरछे गुना करने पर ये 2 का आएगा। एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ, यदि आंतरिक वृत्त की बाहरी वृत्त परिधि का योग 88 मीटर हो तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या 1/3 हो। तो इसका बना लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, लंबा है। इसका आंसर जो होगा हम आपको बता देते हैं, 7 मीटर होगा। किसी नगर में 3000 की जनसंख्या में 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष है। 50% जनसंख्या साक्षर है और 70% पुरुष साक्षर है, तो महिलाओं की संख्या कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 लाख का 50% निकालना पड़ेगा पहले। तो कितना आएगा, 1.5 लाख। और 1,80,000 का 70% पुरुष जो निकालिएगा तब उसका आएगा 1,26,000। तब 1.5 लाख और 1,26,000 को घटा दीजिएगा पुरुष वाला, तो आ जाएगा 2 लाख, यानी 24,000 के आसपास में आ जाएगा आपका आंसर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ होता है। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 है, लेकिन वस्तु में कितना देते हैं, 50% छूट देते हैं, है ना। तो 50% छूट देने के बाद आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका x का, आप ऐसे निकाल लीजिएगा, 100 - 100 का, इसका देख लीजिएगा दोस्तों, अब टाइम तो ज़्यादा हो रहा है। इसका आंसर जो होगा 300 होगा आंसर। बना ही देते तो ठीक रहता, लेकिन देख लीजिएगा, है इजी क्वेश्चन। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने किया था। तो इसका जो IAS अधिकारी था रामचंद्र सिन्हा ने किया था। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, किसने कहा था, तो कुंवर सिंह ने कहा था। किसने कहा था, कुंवर सिंह ने कहा था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे, तो धरती अब्बा का अवतार मानते थे। किसका, धरती अब्बा का अवतार मानते थे। बिरसा मुंडा 1875 या 1900 ईस्वी के आसपास में इनको धरती अब्बा का अवतार माना गया। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक किस स्थान पर गोल्डन लिंग नामक संस्था का स्थापना किया गया। तो ये जो आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने का आंदोलन चला था। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आंदोलन चला था। तो इसमें गोल्डन लिंग जो चला था वो देवघर के समीप चला था। कहाँ, देवघर के समीप चला था। पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था, तो दी बिहार हेराल्ड था। कौन था, दी बिहार हेराल्ड, पटना में प्रकाशित होने वाला। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है विदेशिया। कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य, कौन सा, विदेशिया। जो भिखारी ठाकुर इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। भिखारी ठाकुर क्या थे, इसके प्रसिद्ध कलाकार। लेकिन बिहार सरकार ने हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया है। भारत सरकार 2021 में लौना नाच के प्रसिद्ध नर्तक थे रामचंद्र मांझी
कौन थे? रामचंद्र मांझी। उनको 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभी डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? तो सभी डेलीगेट शुल्क जो घटा करके गया था दोस्तों, 5 रुपया से 1 रुपया कर दिया था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था वो। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार के कितनी सीट मिली थी? 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीट मिला था? तो बिहार को 8 सीट मिला था। कितना? 8 सीट मिला था। बिहार का मुख्यमंत्री इनमें से कौन नहीं रहे? नीतीश कुमार रहबे किए, राबड़ी देवी रहबे किए, कर्पूरी ठाकुर रहबे किए, रामविलास पासवान नहीं रहे। निम्नलिखित में कौन से बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है? तो शोक नदी जो है, बिहार का शोक नदी यह है कोसी नदी को जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। कौन थे? जयराम दास दौलत राम थे। उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। बिहार का विभाजन उड़ीसा और बिहार के वजह 1936 में हुआ। 1912 में बंगाल से बिहार का विभाजन हो चुका था। 1912 में बंगाल से बिहार का विभाजन हो चुका था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 3 फरवरी 1916 में हुआ था। 3 फरवरी 1916 में हुआ था। बिहार में प्रमंडल की कुल संख्या कितना है? तो बिहार में प्रमंडल की कुल संख्या 9 है दोस्तों। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध क्या है? तो बिहार में बिहपुर का घटना का संबंध 1942 से है। भारत छोड़ो आंदोलन। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा, दूसरों को फायदा जरूर दीजिएगा। थैंक यू।